नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको उपचुनाव के नतीजे की सबसे सरल कुंजी दिखाएंगे। किसका क्या स्ट्राइक रेट रहा, किसके लिए खतरे की घंटी बजी और भविष्य के लिए इन नतीजों के संकेत क्या है। एक एक सवाल का जवाब आपको सत्ता में मिलेगा। फिर आपको मध्य प्रदेश के उन स्कूलों में लेकर चलेंगे जहां अब सर और मैडम नहीं बल्कि गुरुजी और बहन जी चलेगा। संभल के प्राइमरी स्कूलों के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है जो काफी चर्चा में है। इस दिलचस्प सर्कुलर में और कौन कौन से आदेश हैं ये भी देखिएगा। क्या जेल में अरविंद केजरीवाल का वेट लॉस हो गया है, ये दावा किया है आप नेता संजय सिंह ने, जिनके अनुसार जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो कम हुआ है, जो गंभीर बीमारी का संकेत है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बड़ी साजिश का आरोप भी लगा दिया है। महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उनके माता पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथों में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती नजर आई। अब इस वीडियो पर एक्शन हुआ है। आज सत्ता में एक बहुत दिलचस्प खबर ब्रिटेन से भी आई है, जहां जेल में बंद कैदियों की चांदी हो गई है। दरअसल ब्रिटेन सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके मुताबिक कैदियों की रिहाई समय से पहले की जाएगी, लेकिन इसकी वजह क्या है सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक बड़ी खबर नेपाल की सत्ता से है जिसका रिमोट कंट्रोल जिनपिंग के पास जाने वाला है। दरअसल नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और प्रचंड की सरकार गिरने के बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और जल्द वो पीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इमरान खान 1 साल से जेल में बंद है। सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उपचुनाव के उस अंक गणित की जिसमें किसी के लिए हार का गम है तो किसी के लिए जीत का जश्न। राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है। दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है। अब वो 19% वाले आज मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ पे हैं वो। लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। इसके वैभव का की शुरुआत है। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में। देश में 39 दिन बाद एक और चुनावी नतीजे आए हैं और ये नतीजे हैं विधानसभा उपचुनाव के जो 7 राज्यों की 13 सीटों के हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सत्ता के इस नंबर गेम को सियासत के फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। सवाल था इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा या लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को उपचुनाव के नतीजों का बूस्टर डोज मिलेगा। और अब इन सवालों के जवाब देश को मिल गए और आज इसी पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की सबसे सरल कुंजी तैयार की है। यानी आज हम आपको सबसे आसान भाषा में लोकसभा चुनाव के बाद पहले टेस्ट का स्कोरबोर्ड दिखाने वाले हैं और इस अंकगणित में देश के कई सियासी दलों के लिए बड़े और गंभीर संकेत हैं। तो सत्ता का पहला चिंता काट एनडीए के लिए है, जिसके लिए उपचुनाव के इन नतीजों में कई कड़वे घूंट हैं। ध्यान से देखिएगा, बीजेपी के सत्ता के इस नंबर गेम को खतरे की घंटी भी बताया जा रहा है और 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन की सफलता का स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले उसी स्ट्राइक रेट पर एक नजर डालते हैं जिन 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली है, सिर्फ 2, जबकि इंडिया को 10 सीट पर जश्न मनाने का मौका मिला है। इसके अलावा जिस एक सीट पर निर्दलीय की जीत आप देख रहे हैं उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले जरा एनडीए और इंडिया का स्ट्राइक रेट देखते हैं। एनडीए को इस उपचुनाव में जो 2 सीटें मिली हैं वो बीजेपी ने जीती हैं और उसका स्ट्राइक रेट है करीब 15%, जबकि इंडिया ने 75% के धुआंधार स्ट्राइक रेट से यह परीक्षा को पास किया। यानी आसान भाषा में कहें तो उपचुनाव के इस सियासी तराजू में इंडिया का वजन एनडीए से भारी नजर आ रहा है। लेकिन अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दलों का स्कोर कार्ड कैसा रहा है, एक नजर इस पर भी डालिए।
सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां से बीजेपी के लिए एक शुभ समाचार आया है, क्योंकि उसने कांग्रेस के गढ़ रहे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में शामिल अमरवाड़ा सीट जो है वो जीत ली है, जो कभी कांग्रेस के पास हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल में, जहां 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप करके बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया है, और इनमें से 3 सीट ऐसी थी जो पहले बीजेपी के पास थी। सबसे बड़ा खेल बिहार में हुआ है, जहां जेडीयू और आरजेडी देखते रहे और बाजी निर्दलीय उम्मीदवार ने मार ली। 13 में से ये इकलौती ऐसी सीट है जहां निर्दलीय की सत्ता आई है। पंजाब में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में झाड़ू का जादू चल रहा है, और जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन कांग्रेस ने पहाड़ों में कमाल कर दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीट में उसे जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 1 जीत से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को उपचुनाव में कांग्रेस ने खाली हाथ भेजा है और दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की डीएमके के पास गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का स्कोरबोर्ड एनडीए से बहुत ज्यादा आगे है, इसीलिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक जश्न है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई, और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। भाजपा की सत्ता के दुरुपयोग की जितनी निंदा की जाए कम है। आपने असामाजिक तत्वों को बाहर से बुला करके गुंडों के हवाले मंगलौर को कर दिया। मंगलौर के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, जनता ने उसका शानदार जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव थोप कर अरविंद केजरीवाल जी को छोटा करने या ब्रेक करने की कोशिश की, जैसे वो चारों तरफ कर रहे। उनके मुंह पर ये तमाचा है। आप केजरीवाल को जेल के अंदर रख सकते हो, पर केजरीवाल की जड़ें अभी बहुत अंदर जा चुकी है। लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। जिस तरीके के प्रलोभन दिए, जिस तरीके की उन्होंने लोगों को आशा दी, उस पे वो खरे नहीं उतर पाए। वहाँ की जनता ने राजद को नकार दिया, वहाँ की जनता ने वहाँ के सांसद बड़बोले सांसद को नकार दिया। ये जीत हमारी एनडीए की जीत होगी और जनता का मन मिजाज एनडीए के साथ है। लोगों ने एक स्पष्ट जिसे बोलते हैं ना बहुमत, 60% वोट ऑफ द टोटल कास्ट वोट, बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी किसी भी पार्टी का कोई भी आधार इस पंजाब में इस समय नहीं है। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में, और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है। बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है। लेकिन 13 सीटों वाले इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे जिस राज्य से आए हैं वो है पश्चिम बंगाल, जहां 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 से 77 सीट का सफर तय किया था। लेकिन 4 सीटों के इस उपचुनाव में उसके लिए संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि बंगाल में सियासी दीदीगिरी चल रही है, जो ये बता रही है कि बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक दीवारों का जोड़ और मजबूत हो गया है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, जिसमें जैसे मानिकतल्ला सीट से तृणमूल कांग्रेस की सुप्ती पांडे 62,000 से ज्यादा वोट से जीती। वैसे ये सीट 2021 में भी टीएमसी के पास थी।
लेकिन बाकी विधानसभा सीटों से बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। रायगंज सीट से टीएमसी के कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी कैंडिडेट को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बागदा में ममता बनर्जी की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने 33,455 वोट से जीत हासिल की है, जबकि रानाघाट दक्षिण में भी कमल मुरझा गया है और टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी कैंडिडेट को करीब 39,000 से ज्यादा वोटों से हराया। और बीजेपी के लिए इन नतीजों में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से 3 सीटें 2021 में उसी के पास थी, लेकिन अब वहां ममता का मैजिक चल रहा है। मानिकतला उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीत चुके हैं और लीड भारी बहुमत से आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ पे समर्थक है वो यहाँ पे खुशी अपने दिखा रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे मार्जिन सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मार्जिन आते हैं। हम लोग हैट्रिक किए हैं, हम लोग को मालूम था क्योंकि 3 साल तक हम लोग इतना काम किया सब मिलके, तो इसलिए रिजल्ट होना ही था हम लोगों के लिए। कल्याण चौबे ने 2.5 साल जैसे हम लोग का मानिकतला वासी को चौबे अमर रहे है, हम लोग का मानिकतला का फुल परिसभा से उसका जवाब दिया है। मानिकतला वासी ने आज जवाब दिया है। तो ये जो लोग खड़े हैं इन्होंने वोट किया है, इन्होंने साधनदा को श्रद्धांजलि दिया है उनकी बीवी को रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के। अच्छा वोट हुआ था, लेकिन कुछ जो बूथ उस बूथ में थोड़ा सा हंगामा किया। यहाँ का जो सरकार का फेवर में जो पार्टी है, तो मैं मानता हूँ वो सब बूथ में थोड़ा नेगेटिव आया है। ये पूरा ममता बनर्जी का मैजिक है। तृणमूल जो परिवार है, ये तृणमूल परिवार का जीत है। आज बिहार की रुपौली विधानसभा सीट की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि इस उपचुनाव में सबसे बड़ा खेला इसी सीट पर हुआ है, जहां जेडीयू ने अपने सिलेबस में आरजेडी के कैंडिडेट की ओर आरजेडी ने अपने सिलेबस में जेडीयू की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा में निर्दलीय कैंडिडेट आ गए, यानी जेडीयू और आरजेडी देखते रह गए और सत्ता निर्दलीय उम्मीदवार के पास चली गई, जहां से शंकर सिंह को 8,000 से ज्यादा वोट से जीत मिली है, जबकि जेडीयू के कालाधर मंडर दूसरे और आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर। यह सीट जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर दांव खेला था, लेकिन हारने के बाद आरजेडी ने दोबारा उन्हें इस सीट से कैंडिडेट बनाया। लेकिन देखिए जरा, वो इस बार तीसरे नंबर पर रही और निर्दलीय शंकर सिंह को सत्ता मिल गई। और अब सबसे जरूरी बात, यानी कि इन नतीजों का निष्कर्ष, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहले चुनावी परिणाम है, इसीलिए इसके बहुत सारे संकेत भी हैं और संदेश भी हैं। इसे सत्ता के 7 पॉइंटर्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला संकेत, इंडिया गठबंधन की सत्ता कई राज्यों में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, और खासकर पहाड़ के राज्यों में। दूसरा संकेत, 13 विधानसभा सीटों के परिणाम बीजेपी के लिए मंथन का विषय है और उम्मीद है इसकी शुरुआत भी हो गई होगी। तीसरा संकेत एक सवाल है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए इसे क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी कहा जा सकता है। चौथा स्पष्ट संदेश यह है कि पश्चिम बंगाल में दीदी के सियासी किले की दीवारें पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई। उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है, क्योंकि यह वो उत्तराखंड है जहां बीजेपी के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उपचुनाव में दोनों में एक सीट भी उसे नहीं मिली है। छठी बड़ी बात यह है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई है, और इस हार ने कांग्रेस को बीजेपी पर कटाक्ष करने का एक और मौका दे दिया। लेकिन इसी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा मैजिक भी दिया। एमपी की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने बताया है कि एमपी का उसका सियासी किला महफूज ही नहीं बल्कि बड़ा मजबूती से खड़ा हुआ।
जनादेश के बाद बात एक ऐसे आदेश की करते हैं जो है तो मध्य प्रदेश का, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में छात्र सर जी और मैडम जी नहीं बल्कि गुरुजी और बहन जी कहेंगे। चौंकिए मत, ये सब कुछ मध्य प्रदेश के संभल में बेसिक शिक्षा अधिकारी के उस ऑर्डर में लिखा है जो प्राइमरी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में छात्र अब पुरुष शिक्षकों को सर जी नहीं बल्कि गुरुजी कहेंगे, महिला शिक्षकों को मैडम नहीं बल्कि दीदी जी या फिर बहन जी बोलेंगे, और सभी शिक्षकों को अभिवादन में नमस्ते या जय हिंद करना अनिवार्य होगा। इस ऑर्डर में और क्या क्या लिखा है ये बताएं, उससे पहले देखिए कैसे संभल के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को गुरुजी और बहन जी वाली ये ट्रेनिंग दी जा रही है। रेस्पेक्ट के लिए किसी को सर से कहेंगे या आपस में या बड़ों से जिसका रेस्पेक्ट करना आपको नमस्ते या जय हिंद, ठीक है। और गुरुजी का ही करें और सम्मान के लिए अपने अध्यापक को सम्मान के लिए गुरुजी, ठीक है। और मैडम अध्यापिकाओं के लिए बहन जी। आज सभी बच्चे जो हैं, आज को आपको ये बताया जा रहा है कि सभी लोग, ठीक है, जो है आप जो है जैसे हमारे सर हैं, सर को क्या कहोगे आप? गुरुजी, और मैडम क्या कहेंगे? बहन जी। वैसे संभल बीएसए के ऑर्डर में निर्देश सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी डूज एंड डोंट्स की एक लंबी सूची जारी कर दी गई है। जैसे सभी टीचर्स अब स्कूल में भारतीय परिधान में ही आएंगे। कोई भी शिक्षक जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल में नहीं आएगा। शिक्षकों के शर्ट के ऊपर के बटन खुले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा टीचर्स और बच्चे जूते चप्पल उतारने के बाद ही क्लासरूम में प्रवेश करेंगे। स्कूल में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा और कोई भी शिक्षक या दूसरा स्टाफ स्कूल के अंदर पान या तंबाकू नहीं खाएगा। संभल में स्कूल वाले इस ऑर्डर पर हम आपको एक रील दिखाते हैं। ये आदेश जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उनका ये निर्देश था कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुँचे। आप जो है जैसे हमारे सर हैं, सर को क्या कहोगे आप? गुरुजी, और मैडम क्या कहेंगे? बहन जी। पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। इससे बच्चों के भी मन में एक जो सम्मान है शिक्षकों का वो शायद थोड़ा बढ़े। बच्चे भी अपने टीचर से, अपने शिक्षक से नमस्ते करें और जय हिंद बोलें। जय हिंद बोलने से उनके अंदर एक जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो भी जागृत होगी, जिससे कि वो देश के लिए कुछ सोच पाएंगे। अपने अध्यापक को सम्मान के लिए गुरुजी, ठीक है। और मैडम अध्यापिकाओं के लिए बहन जी। सोचिए जरा, गुरुजी, बहन जी, चप्पल बाहर उतारना है जी, लेकिन पढ़ाई के सिलेबस में क्या किया है जी? बच्चे स्कूल ज्यादा है इसके लिए क्या किया है जी? मेरे सहयोगी शुभम, उनसे मैंने बातचीत की मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा इसके लिए कुछ नहीं किया है जी। अब आपको देश के ऐसे शिक्षकों से मिलवाते हैं जिन्हें खुद क्लास की जरूरत है। ऐसा हम इनके ज्ञान की असामान्य गिरावट को देखकर कह रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी वाले विवाद को लेकर पूरे यूपी में शिक्षक आक्रोशित हैं। वो डिजिटल हाजिरी नहीं लगाना चाहते हैं। इस विवाद के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम यूपी और बिहार के कई स्कूलों में गई, ये देखने कि जिन शिक्षकों पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है वो कितने ज्ञानी हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम अयोध्या, बरेली, पटना के अलग अलग स्कूलों में गई। वहां के शिक्षकों से कुछ अति सामान्य सवाल पूछे जिनका जवाब सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी और अफसोस ज्यादा होगा। वो सवाल जो हमने पूछे उन पे जरा गौर करिए। एक सवाल यह था कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? बताइए, आप सबको पता होगा। इसका जवाब आया श्री राजेंद्र प्रसाद। सोचिए, जिस शिक्षक को यह नहीं पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसी तरह एक शिक्षक को देश के उपराष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। एक और शिक्षक को पहली या दूसरी क्लास के सवाल का जवाब पता नहीं था।
उनसे पूछा गया कि प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, तो वो सम और विषम संख्या के बारे में बताना। आप खुद देखिए शिक्षकों के असामान्य और अधूरे ज्ञान वाली 92 सेकंड की ये रील। लंबे समय से बिहार में शिक्षकों और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहे हैं और इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए भाग उसको प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या तो जो 3 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे। 2 से नहीं कटे। सुना दीजिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल। नहीं तो 1 to 5 में नहीं ना सर, पीरियोडिक टेबल नहीं, वो तो साइंस है ना। 1 to 5 में नहीं ना है, 1 to 5 में नहीं होता। ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हमें याद नहीं है। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति नहीं याद है सर मुझे। जो अपने देश का संविधान कब लागू हुआ? संविधान हम अपना ही भूल गए हैं सर, क्या करें। शिक्षक के अभाव में हम अपने घर का, अपने विद्यालय का ही संविधान याद कर लें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसे कहते हैं जब बॉल तेज आ रही हो तो हिट विकेट हो जाना और कह देना कि भाई क्या करें, पिच खराब थी। खैर, क्या आपने कभी सुना है कि जेल में कैदियों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाए? फिर से रिपीट करता हूं, क्या आपने कभी सुना है जेल में कैदियों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाए? यकीनन आपने नहीं सुना, लेकिन ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हाल ही में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई चकित है, हैरान है, परेशान भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार किस तरह कैदियों को अनोखा फ्री पास देने जा रही है। ब्रिटेन की जेल से बहुत जल्द हजारों कैदियों को रिहा किया जाएगा। ब्रिटेन की न्याय मंत्री शबाना महमूद के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है। इसके पीछे की जो दलील दी जा रही है वो और भी रोचक है। यह कहा जा रहा है कि जेलों में बढ़ती भीड़ के चलते परेशानी हो रही है, इसीलिए कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस योजना के तहत उन कैदियों को रिहाई मिल जाएगी जो अपनी 40% सजा काट चुके हैं। ब्रिटेन और वेल्स में मौजूदा कानून में यह लिमिट 50% सजा काटने की थी। सरकार ने इसे घटाया है। कैदियों को रिहा करने वाली यह योजना सितंबर से लागू होगी। माना जा रहा है कि सितंबर की शुरुआत में पहले बैच में हजारों कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद अगले 18 महीनों में और भी कैदियों की रिहाई होगी। इसके बाद से हर 3 महीने में संसद को इस बारे में अपडेट किया जाएगा। न्याय मंत्रालय के अनुसार अगले 18 महीनों में 4000 अतिरिक्त पुरुष कैदियों और करीब 1000 महिला कैदियों को रिहा किया जाएगा। यह फैसला वाकई दिलचस्प है और अदालती भाषा में कहें तो यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। सोचिए, जो जेलर अब तक कैदियों के से सख्त व्यवहार करता था वो कहेगा अब हम आपको जेल में नहीं रख सकते क्योंकि जेल में कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे पास ना तो उनको रखने की जगह है और ना ही कोई व्यवस्था। ऐसा नहीं करने पर जेल प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए आपको रिहाई की तारीख से पहले ही आजाद किया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन की कैदी रिहा करो योजना की एक बात और भी स्पष्ट कर दें, इस रिहाई में कुछ शर्तें, यानी उन कैदियों की रिहाई नहीं होगी जो गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं। 4 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। गंभीर हिंसक अपराधों और यौन अपराधों में बंद कैदियों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा घरेलू हिंसा के अपराधों के लिए जेल में बंद कैदियों और उम्र कैद की सजा पाने वालों की रिहाई भी नहीं होगी। ब्रिटेन में जेलों की स्थिति भी जान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 से ही ब्रिटेन की जेल 99% तक भर चुकी है। शुक्रवार को ब्रिटेन में कैदियों की कुल संख्या 87,000 से ज्यादा हो गई, जिनमें से करीब 83,000 से अधिक पुरुष थे। जेल में पुरुषों के लिए केवल 700 स्थान बचे हैं। फिलहाल जेल में सिर्फ कुल मिलाकर 1400 से थोड़े ज्यादा कैदियों के लिए जगह बाकी है। रिहाई योजना के लागू करने के बाद सितंबर में 4.5 से
करीब 5000 कैदियों की जगह खाली होने की उम्मीद है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड और वेल्स में प्रति व्यक्ति जेल की आबादी सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम कुल 141 जेल है, उसमें इंग्लैंड और वेल्स में 122 जेलें हैं, जबकि स्कॉटलैंड में 15 और उत्तरी आयरलैंड में 4 जेल हैं। क्या आपने सोचा कि किसी भी देश में अगर जेल फुल हो जाए तो उसके बाद हालात क्या हो सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि क्या हो सकता है। खतरनाक और खूंखार अपराधियों से भरी गाड़ियां देश भर में घूमेंगी, क्योंकि इन अपराधियों के लिए जेल में जगह नहीं होगी। जेल पूरी तरह भरेगी तो रेपिस्ट, हत्या के आरोपी, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर पुलिस के साथ शहर शहर घूमेंगे और उन्हें रखने की जगह नहीं होगी। आप लुटेरों को बेलगाम भागते, खिड़कियां तोड़ते, दुकानों को लूटते और आग लगाते देखेंगे, क्योंकि पुलिस के लिए इन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होगा। ब्रिटेन में आपराधिक न्याय प्रणाली को पतन का सामना करना पड़ेगा और कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। ब्रिटेन की न्याय मंत्री शबाना महमूद की दलील है कि ब्रिटेन को पिछली कंजर्वेटिव सरकार ने सत्ता में रहते हुए इस संकट पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी ब्रिटेन में 2000 कैदियों को जेल में जगह की कमी की वजह से छोड़ना पड़ा था। वहां अब इस समस्या का परमानेंट इलाज करने के लिए नई जेलों का निर्माण और पुरानी जेलों का विस्तार जरूरी है। अब यहां पर भारत की स्थिति भी जान लेते हैं। भारतीय जेलों की कुल क्षमता 4,36,266 है, जबकि यहां 2022 में कैदियों की संख्या 5,73,220 थी। यह आंकड़ा और बढ़ चुका होगा। इनमें से करीब 4,34,302 कैदी विचाराधीन हैं। यानी हमारे देश में भी जेलों में कैदी खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यहां मजबूर होकर कैदियों को छोड़ने का कोई नियम नहीं। यहां अपराध की सजा पूरी करनी होती है और अच्छे आचरण के कुछ मामलों में सजा कुछ कम की जाती है। हालांकि जेलों की क्षमताओं और पूरे जेल सिस्टम में सुधार की जरूरत तो है। भारत में जेलों की भीड़ को फिक्स करने के लिए पुरानी जेलों के विस्तार और नई जेलों के निर्माण की जरूरत है। और विचाराधीन कैदी भी यह एक बड़ी समस्या है। विचाराधीन कैदियों के मामले का तेजी से निपटारा करने के लिए न्यायिक सुधार होने चाहिए, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स। इससे जेलों की भीड़ काफी हद तक कम हो जाएगी। सत्ता में अब बात करते हैं उस संघर्ष की जहां आग ही आग है, बारूद ही बारूद है, बम है, मिसाइल है, टैंक के बरसते गोले हैं। यह कहानी है भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर लेबनान की, जहां भीषण युद्ध जैसे हालात हैं। विध्वंस शुरू हो चुका है, जो हर दिन महाविध्वंस की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। आईडीएफ के हमलों में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वो चुन चुन कर मार रही है। लेबनान में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। विस्फोटक और विध्वंसक परिस्थितियों में TV9 संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद। TV9 के कैमरे पर इजरायली हमले के सबूत रिकॉर्ड हुए। घरों को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर आपको शेल्स के टुकड़े भी नज़र आ जाएंगे और देखिए ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और जैसा तैसा था ये अब इस समय लोग इसको वैसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुँची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। लगातार यहाँ पे फायर चल रहा है, जंग चल रही है, लगातार एक दूसरे पे टारगेट किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के जो बेसिस है, आर्मी बेसिस है, उनके इक्विपमेंट डिपो हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी यहाँ पर, हिजबुल्लाह पर भी या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के इलाकों में भी इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। या हुसैन का फ्लैग लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो शहादत हुई है, जो मरे हैं वो हुसैन के फाइटर्स थे या फिर उनके लड़ाकू। पूरी इमारत को किस तरीके से ज़मींदोज़ हो गई है और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया या फिर टारगेट किया गया
पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब गिरा बम तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के सारे घर बर्बाद हो चुके। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश वाले संकट की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही है। चाहे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके हों या फिर यूपी और देश के दूसरे राज्यों के मैदानी इलाके, सैलाब का सितम हर तरफ देखा जा रहा है। पानी के इस प्रहार पर हैरान करने वाले कुछ वीडियोस के साथ हमने एक न्यूज रील बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए। शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोगों हम लोग रिसीव कराएं। कल परसों में बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकलना है तो उनके लिए भी NDRF, SDRF और 10 नावें फर्रुखाबाद से मंगा कर हम लोग निकाल रहे हैं। कहीं कोई जनहानि नहीं है। तेज रेनफॉल जब भी होती है हमारे यहाँ हमेशा बाढ़ आई है। 2022 में भी बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस समय 40 से 50% के बीच में जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित है और हम लोग लगातार इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और गांव वालों से बात करके उनकी हिम्मत बंधा रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। सभी धारचूला क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि एलागाड़ और कूलागाड़ का पुल अत्यधिक बारिश होने के कारण टूट गया है। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी किनारे ना जाए। इतना साल हो गया हम लोग यहाँ पे रहते हैं। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, तब तक बिल्डिंग नहीं था, तब पानी निकल जाता था। अब ये सब बिल्डिंग आ गया है तो अभी पानी पूरा भर जाता है और भर जाता है तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है, खाने का भी वांदा हो जाता है। पानी में कैसे जाए हम लोग? पानी की समस्या हर वक्त रहती है इधर, 2013 से रहती है। यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है, सब बोल के जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है हमारा। हम बात कर रहे थे बारिश की और ये आ गए हूटर जी। खैर, अभी दीजिए इजाजत, हमारी रील्स को शेयर करिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।